एपिसोड की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक टैटू आर्टिस्ट से टैटू बनवा रहा था। तभी आर्टिस्ट कहती है कि मैंने देखा है कि जब लोग पहली बार टैटू बनवाते हैं तो वो लोग अपनी माँ या गर्लफ्रेंड के लिए टैटू बनवाते हैं, लेकिन तुमने तो अपने पूरे शरीर पर कुछ और ही बनवा लिया है। फिर उसकी बात सुनकर माइकल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और टैटू बनवाने के बाद अपने घर पर आ जाता है। घर आते ही सबसे पहले माइकल अपने घर पर लगी काफी सारी पेपर कटिंग को उतारता है जो कि किसी लिंकन नाम के आदमी की थी। दरअसल लिंकन माइकल का भाई है जो वाइस प्रेसिडेंट के भाई के मर्डर के जुर्म में अभी जेल में है और कुछ ही दिनों में उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। फिर माइकल अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव भी निकालकर अपनी बिल्डिंग के बाहर पानी में फेंक देता है। तभी अगले दिन माइकल एक बैंक लूटने के लिए जाता है। माइकल के पास गन भी थी, इसलिए बैंक में मौजूद सभी लोग माइकल से काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो बैंक से पूरे $5 लाख अपने बैग में डाल लेता है, लेकिन बैंक से भागता नहीं। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि माइकल के दिमाग में इस समय कुछ और ही चल रहा है। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और माइकल उनके सामने सरेंडर कर देता है। फिर जल्दी ही माइकल को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर वेरोनिका नाम की एक लॉयर माइकल का केस लड़ रही थी, लेकिन माइकल खुद जज के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये देखकर वेरोनिका काफी ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उसको तो माइकल पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा काम करेगा। दरअसल वेरोनिका माइकल के भाई लिंकन की एक्स गर्लफ्रेंड है जो माइकल को बहुत ही अच्छे से जानती है। फिर जज माइकल और वेरोनिका को कहती है कि फिलहाल लंच टाइम हो गया है, इसलिए आगे की सुनवाई मैं लंच के बाद ही करूंगी। फिर माइकल को दोबारा से लंच टाइम तक के लिए कोर्ट में बनाई हुई जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तभी वेरोनिका वहां पर आती है और माइकल को कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वेरोनिका की बात सुनकर माइकल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। फिर वेरोनिका उसकी बात मान लेती है। अब थोड़ी ही देर बाद सुनवाई फिर से शुरू हो जाती है और जज माइकल को पूरे 4 साल की सजा सुना देती है। फिर माइकल को फोक्स रिवर जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही खड़ूस गार्ड से होती है जिसका नाम बेलिक है। पहले ही दिन इन दोनों की बहस हो जाती है, लेकिन माइकल को अपने सेल में भेज दिया जाता है। सेल में जाने के बाद माइकल अपने सेलमेट सुक्रे से मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद जब कैदियों को सेल से बाहर पार्क में ले जाया जाता है तो सुक्रे माइकल को जेल में मौजूद अलग अलग कैदियों के बारे में बताता है। वो माइकल को इस जेल में गार्ड्स के बारे में भी बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेरहम है, लेकिन माइकल इस जेल में किसी और की खोज कर रहा था। दरअसल माइकल का भाई भी इसी जेल में मौजूद था और इस समय माइकल अपने भाई को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी माइकल नीचे जमीन पर एक सीवर पाइप देखता है। फिर वो चुपके से उसके अंदर एक नोटबुक डाल देता है और सुक्रे से लिंकन के बारे में पूछता है। लिंकन का नाम सुनते ही सुक्रे माइकल को लिंकन के पास ले जाता है जो कि अपने दूसरे वार्ड में बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग अकेला बंद था। फिर सुक्रे बताता है कि लिंकन बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैदी है क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को मार दिया है और अगले 1 महीने के अंदर अंदर लिंकन को मौत की सजा सुनाई जाएगी। फिर माइकल सुक्रे से पूछता है कि आखिर मैं लिंकन से कैसे मिल सकता हूँ। फिर सुक्रे बताता है कि लिंकन इस जेल में वर्कशॉप पर काम करता है और उसको सिर्फ वर्कशॉप के काम के लिए ही सेल से बाहर निकाला जाता है। इस काम को जॉन नाम का एक कैदी संभालता है, इसलिए लिंकन तक पहुंचने के लिए तुम्हें जॉन से बात करनी पड़ेगी। फिर सुक्रे माइकल से पूछता है कि आखिर तुम लिंकन से क्यों मिलना चाहते हो। फिर माइकल सुक्रे को कहता है कि लिंकन मेरा भाई है। अब ये बात सुनते ही सुक्रे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन माइकल जेल में लिंकन से मिलने के लिए आया था। फिर लिंकन माइकल को कहता है कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को नहीं मारा, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। माइकल को भी अपने भाई की बातों पर पूरा विश्वास था क्योंकि उसको पता था कि लिंकन मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम लिंकन के बेटे एलजे को देखते हैं। इस समय वो कुछ ड्रग सप्लायर्स के साथ मिलकर माल की डिलीवरी करने में लगा था, लेकिन आज पुलिस वाले एलजे को ड्रग सप्लाई करते समय पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जेल में माइकल मेडिकल रूम में जाता है जहां सारा नाम की डॉक्टर माइकल का चेकअप करने लगती है। दरअसल माइकल ने जेल में आने से पहले अपना फॉर्म भरा था जिसके अंदर उसने अपनी डायबिटीज की बीमारी के बारे में लिखा था और मेडिकल रूम में माइकल सारा से इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए आया था, लेकिन सारा किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर माइकल जल्दी से एक कागज की बनाई हुई डक सीवर पाइप में डाल देता है, जिसके बाद माइकल दोबारा से बाहर आ जाता है।
फिर बाहर आने के बाद वो जॉन नाम के कैदी से मिलता है जो वर्कशॉप के काम को हैंडल करता है। वो जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे भी वर्कशॉप के काम पर रख लो क्योंकि मैं आगे चलकर तुम्हारे काफी काम आ सकता हूँ। लेकिन जॉन माइकल को काम पर रखने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब ये सब देखकर माइकल जॉन को एक कागज की बनाई हुई डक देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम वाशिंगटन के सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर में डैनी और पॉल नाम के दो सीक्रेट सर्विस एजेंट को देखते हैं। तभी डैनी पॉल को कहता है कि चर्च के बिशप की गवर्नर के साथ काफी अच्छी बनती है और वही लिंकन के केस की अच्छे से जांच पड़ताल करने की बात कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो लिंकन बच जाएगा। दरअसल ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि लिंकन बच जाए, बल्कि ये तो उसको फंसाना चाहते थे क्योंकि इस काम में कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ था और ये दोनों उनके साथ मिले हुए थे। अगले सीन में हम जेल की चर्च में लिंकन को देखते हैं। तभी जब लिंकन को चर्च से ले जाया जा रहा था तो ठीक उसी समय माइकल उससे आकर मिलता है। लिंकन माइकल को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर माइकल उसको कहता है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। माइकल की बात सुनते ही लिंकन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इस जेल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी थोड़ी देर बाद जब माइकल और सुक्रे अपने सेल में थे तो सुक्रे माइकल को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, लेकिन इतने में वहाँ पर गार्ड आता है और माइकल को कहता है कि तुम्हें जेल के वार्डन हेनरी ने बुलाया है। ये बात सुनकर सुक्रे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जेल का वार्डन ऐसे ही किसी को ऑफिस में नहीं बुलाता। फिर माइकल भी वार्डन के ऑफिस में चला जाता है। फिर माइकल को अपने ऑफिस में देखकर वार्डन कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक स्कल्पचर इंजीनियर हो और मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। फिर हेनरी माइकल को ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल दिखाता है जिसको वो काफी वक्त से तैयार कर रहा था। दरअसल ये ताजमहल हेनरी अपनी वाइफ को अपनी 40वीं एनिवर्सरी पर गिफ्ट करना चाहता था। फिर वो माइकल को अपना आधा बचा हुआ ताजमहल पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन माइकल तो उसको साफ साफ इनकार कर देता है। ये बात सुनकर हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो माइकल को वापस अपने सेल में भेज देता है। अगले सीन में हम वेरोनिका को देखते हैं जो जेल में माइकल से मिलने के लिए आई थी। वो माइकल को कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर लिंकन को जेल से बाहर निकालने के लिए आए हो, लेकिन इस काम के लिए बहुत सारे लीगल तरीके भी हैं। वेरोनिका की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि उनमें से कोई भी तरीके से हम लिंकन को मौत की सजा से नहीं बचा सकते और मुझे ये भी पता है कि लिंकन ने वाइस प्रेसिडेंट के भाई सिडमैन का खून नहीं किया। कोई तो है जो मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इतने में मीटिंग टाइम खत्म हो जाता है और वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डैनी और पॉल चर्च के फादर बिशप से मिलने के लिए जाते हैं। फिर पॉल बिशप को बातों ही बातों में कहता है कि आपको लिंकन के केस की ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई का खून किया है। पॉल की बातें सुनने के बाद भी बिशप का इरादा नहीं बदलता, वो अब भी लिंकन को बचाना चाहता था। ये सब देखकर पॉल और डैनी बिशप के ऑफिस में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेल में जॉन के पास बाहर से किसी आदमी का फोन आता है और वो आदमी जॉन को बताता है कि मुझे किसी ने एक लेटर भेजा था जिसके अंदर फिबोनाची की तस्वीर थी। फिबोनाची का नाम सुनते ही जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि फिबोनाची ही वो आदमी है जो जॉन के खिलाफ गवाही देने वाला है और इसीलिए जॉन जल्दी से जल्दी फिबोनाची को मरवाना चाहता है। तभी जॉन अपने आदमी से पूछता है कि आखिर तुम्हें वो लेटर किसने भेजा था। फिर वो आदमी बताता है कि इस लेटर पर किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन फिबोनाची की फोटो के साथ साथ मुझे उसके अंदर एक कागज की डक मिली है। कागज की डक का नाम सुनते ही जॉन को माइकल की याद आ जाती है और फिर वो अपने आदमियों को लेकर सीधा माइकल के पास पहुंच जाता है। वो माइकल से पूछता है कि आखिर फिबोनाची कहां पर है, लेकिन माइकल सभी के सामने जॉन को फिबोनाची के बारे में बताने से इनकार कर देता है। अब ये सब देखकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों के साथ मिलकर माइकल को मारना शुरू कर देता है। ये हरकत जेल के वार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए हेनरी माइकल को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो माइकल को कहता है कि मैं तुम्हें जेल की सिक्योरिटी जेल में भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम 90 दिनों तक किसी से भी नहीं मिलोगे। हेनरी की बात सुनकर माइकल को एक आइडिया आता है और वो हेनरी को कहता है कि अगर तुम मुझे 90 दिनों तक अकेला नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारा ताजमहल पूरा कर दूंगा। फिर हेनरी भी माइकल की बात मान लेता है क्योंकि उसको किसी भी हालत में अपनी एनिवर्सरी से पहले उस ताजमहल के मॉडल को पूरा करना था। अगले सीन में हम बिशप को देखते हैं जो कि रात को अपने घर में सो रहा था। तभी उसके घर में कोई अजनबी आदमी आ जाता है और बिशप को शूट करके मार डालता है। फिर नेक्स्ट डे वेरोनिका को भी पता चल जाता है कि किसी ने बिशप को गोली मार दी और इस बात से वो समझ जाती है कि माइकल सच बोल रहा था। कोई तो है जो लिंकन को फंसाने की कोशिश कर रहा है।
दूसरी तरफ जेल में लिंकन से मिलने के लिए उसका बेटा एलजे और उसकी पत्नी लीसा आती है। दरअसल लीसा एलजे को लिंकन के पास इसलिए लेकर आई थी ताकि लिंकन एलजे को समझाए कि उसके लिए ये ड्रग का धंधा बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर जब लिंकन एलजे को समझाने की कोशिश करता है तो एलजे अपने डैड की एक भी बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसकी नजरों में लिंकन बहुत पहले ही मर चुका था। फिर एलजे उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुक्रे से मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसी वक्त दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं। फिर जब सुक्रे की गर्लफ्रेंड वहां से जाने लगती है तो सुक्रे उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि मैं हेक्टर के साथ आई हूँ। अब हेक्टर का नाम सुनते ही सुक्रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हेक्टर उसकी गर्लफ्रेंड को पेलने के चक्कर में है। लेकिन सुक्रे की गर्लफ्रेंड सुक्रे को विश्वास दिलाती है कि मैं हेक्टर से दूर रहूंगी, और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ माइकल इंसुलिन लेने के लिए सारा के पास जाता है। फिर माइकल की रिपोर्ट देखने के बाद सारा माइकल को कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डायबिटीज है, इसलिए अगली बार मैं फिर से तुम्हारा चेकअप करूंगी, और अगर तुम्हें डायबिटीज नहीं हुई तो मैं तुम्हें अगली बार से इंसुलिन नहीं दूंगी। फिर माइकल दोबारा से अपनी जेल में आ जाता है। तभी माइकल जेल में मौजूद एक कनोट नाम के आदमी के पास जाता है, जो कि अक्सर जेल के बाहर से दवाइयां वगैरह मंगवाता रहता है। फिर माइकल कनोट को जेल के अंदर इंसुलिन बढ़ाने की दवाई मंगवाने के लिए कहता है ताकि सारा को उस पर शक ना हो। फिर वो कनोट को कुछ पैसे भी देता है, जिसको देखकर कनोट माइकल का काम करने के लिए मान जाता है। फिर माइकल दोबारा से अपने सेल में आ जाता है, लेकिन इतने में एक गार्ड वहां पर आता है और माइकल को एक पीआई कार्ड देता है, जो कि उसके लिए जॉन ने भेजा था। यानी कि अब जॉन ने माइकल को वर्कशॉप के काम के लिए रख लिया है। फिर जब माइकल वर्कशॉप के काम के लिए जाता है तो वहां जाकर वो अपने भाई लिंकन से भी मिलता है। फिर लिंकन माइकल को दोबारा से समझाता है कि इस जेल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। फिर माइकल अपनी शर्ट खोलता है और अपने भाई को अपनी बॉडी पर बने टैटू दिखाता है और कहता है कि इन टैटू को ध्यान से देखो। फिर जब लिंकन माइकल की बॉडी पर बने टैटू को देखता है तो उसको पूरे जेल के मैप का ब्लूप्रिंट दिखाई देता है, और ये सब देखकर लिंकन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम माइकल को चार्ली नाम के एक कैदी के साथ देखते हैं, जिसके साथ माइकल की काफी अच्छी बनने लगी थी। अब जब कभी भी जेल में माइकल को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो माइकल चार्ली से ही पैसे लेता था। तभी चार्ली माइकल को ब्लैक एंड व्हाइट दो गैंग्स दिखाता है जो कि आपस में बहस कर रहे थे। चार्ली माइकल को बताता है कि कुछ ही दिनों में इस जेल में इन ब्लैक एंड व्हाइट गैंग के लोगों में दंगा होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारे कैदी मरने वाले हैं। अब ये बात जानकर माइकल अपने सेल में वापस आ जाता है। तभी सुक्रे माइकल को बताता है कि हमारा फ्लश खराब हो गया है। जब सुक्रे माइकल से बात कर ही रहा था तभी वहां के सिक्योरिटी गार्ड अलार्म्स ऑन कर देते हैं। फिर सुक्रे माइकल को बताता है कि अब गार्ड्स आकर हमारे सेल को चेक करेंगे। फिर वो माइकल को अपने बेड के नीचे छुपाए हुए चाकू को बाहर फेंकने के लिए कहता है। इस समय सुक्रे के पास कुछ ड्रग्स भी थी, इसलिए सुक्रे जल्दी से उन ड्रग्स को अपनी जेल के बाहर फेंक देता है। फिर जैसे ही माइकल चाकू बाहर फेंकने लगता है तो ठीक उसी वक्त बेलिक उसके हाथ में चाकू देख लेता है। चाकू देखकर बेलिक माइकल पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन इतने में वहां पर जेल का वार्डन हेनरी भी आ जाता है और चाकू देखकर माइकल से पूछता है कि क्या ये चाकू तुम्हारा है, लेकिन माइकल उसको कोई भी जवाब नहीं देता। माइकल के इस रवैये को देखकर हेनरी समझ जाता है कि ये चाकू माइकल का नहीं है, इसलिए वो माइकल को कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। हेनरी के जाने के बाद गार्ड बेलिक माइकल को कहता है कि हेनरी तो दिन में इस जेल का राजा है, लेकिन मैं रात में इस जेल का राजा हूँ, और ये धमकी देने के बाद वो भी वहां से चला जाता है। फिर माइकल जेल की चर्च में जाकर लिंकन से मिलता है। लिंकन माइकल से पूछता है कि आखिर तुम्हारा इस जेल से बाहर निकलने का प्लान क्या है। माइकल लिंकन को कहता है कि मैंने देखा है कि जेल के मेडिकल रूम के बाहर सबसे कम सिक्योरिटी है, यानी कि ये जेल की सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन इस बार फिर से लिंकन माइकल को यही समझाता है कि हम लोग इस जेल से नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। फिर माइकल कहता है कि तुम्हारा इस जेल से बाहर निकलना पहले से ही तय हो गया है, इसलिए तुम टेंशन छोड़ दो। फिर माइकल जेल के ग्राउंड में जाता है, जहां पर वो ग्राउंड में लगे बेंच में से कुछ बोल्ट निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उन बोल्ट से एक चाबी बनाने वाला था। लेकिन तभी माइकल के पास एक टी बैग नाम का कैदी अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो माइकल को कहता है कि जल्दी ही इस जेल में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में लड़ाई होने वाली है, इसलिए अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें ब्लैक कैदियों से बचा लूंगा।
दरअसल टी बैग को माइकल बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो माइकल को पेलना चाहता था, लेकिन माइकल टी बैग के साथ रहने से साफ साफ इनकार कर देता है और बिना बोल्ट निकाले ही वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंकन जब अपनी सेल में था तो उसको वेरोनिका की काफी ज्यादा याद आ रही थी। फिर वो वेरोनिका के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद करने लगता है और बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब वो वेरोनिका के पास कभी भी दोबारा नहीं जा सकता। अब अगले दिन माइकल दोबारा से उसी बेंच के पास चला जाता है और बचा हुआ बोल्ट बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर दोबारा से टी बैग आ जाता है और इस बार वो माइकल को बोल्ट निकालते हुए देख लेता है। फिर टी बैग माइकल से वो बोल्ट ले लेता है और कहता है कि क्या तुम दंगों के वक्त इस बोल्ट से खुद की जान बचाओगे, लेकिन माइकल टी बैग की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है, क्योंकि अगर माइकल ने बोल्ट लेने के लिए टी बैग से लड़ाई की तो टी बैग के साथी माइकल का बुरा हश्र कर देंगे। फिर माइकल वहां से सीधा जॉन के पास जाता है और पूछता है कि इस जेल में अगर मैं किसी कैदी को डराना चाहूँ तो क्या तरीका है, क्योंकि मैं किसी से अपना सामान वापस लेना चाहता हूँ। माइकल की बात सुनकर जॉन कहता है कि पहले तुम मुझे फिबोनाची के बारे में बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा कि तुम्हें किसी भी कैदी को कैसे डराना है। लेकिन माइकल जॉन को फिबोनाची के बारे में कुछ भी नहीं बताता, इसलिए जॉन भी माइकल को कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। फिर जॉन जाकर फिलिक्स नाम के आदमी से मिलता है जो उससे जेल में मिलने के लिए आया था। फिलिक्स जॉन को बताता है कि मुझे पता चला है कि इसी जेल में कोई इंसान फिबोनाची के बारे में जानता है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी उसके बारे में पता करके मुझे बताओ, क्योंकि 1 महीने बाद तुम्हारी सुनवाई होने वाली है और अगर फिबोनाची ने गवाही दे दी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल हो जाएगी। फिर जेल से जाते जाते फिलिक्स जॉन को धमकी देता है कि अगर तुमने अगली सुनवाई से पहले फिबोनाची के बारे में पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। फिलिक्स की बात सुनकर जॉन को अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो फिलिक्स को कहता है कि मैं जल्दी ही फिबोनाची के बारे में पता लगा लूंगा। जॉन की ये बात सुनने के बाद फिलिक्स वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गार्ड बेलिक माइकल और सुक्रे के सेल की तलाशी ले रहा था, लेकिन उसको माइकल के सेल में से कुछ भी नहीं मिलता। तभी बेलिक को माइकल के सेल में से एक डायरी मिलती है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही बेलिक उस डायरी पर पेंसिल चलाने लगता है तो देखता है कि उस डायरी पर किसी एलन बोल्ट का नाम लिखा हुआ है। फिर वो अपने ऑफिस में जाकर एलन बोल्ट के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन बेलिक के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी कुछ देर बाद माइकल टी बैग के सेल में जाकर अपने बोल्ट को ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में वहां पर टी बैग भी आ जाता है और माइकल से पूछता है कि तुम मेरे खोपचे में क्या कर रहे हो। फिर माइकल टी बैग को कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। माइकल की बात सुनकर टी बैग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और माइकल को बताता है कि आज ही रात ब्लैक एंड व्हाइट कैदियों में लड़ाई होने वाली है, इसलिए तुम तैयार रहना। इसी दौरान कनॉट और उसके साथी भी माइकल को टी बैग की टीम में शामिल होते हुए देख लेते हैं। फिर कनॉट माइकल को उसकी दवाइयां देने के बहाने अपने पास बुलाता है और जैसे ही माइकल उसके पास आता है कनॉट अपने साथियों की हेल्प से माइकल को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम टी बैग के साथ मिल गए हो। कनॉट की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो उससे मेरा सामान लेना चाहता था, इसीलिए मैंने उसकी टीम में जाने का नाटक किया। लेकिन कनॉट को अभी भी माइकल की बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए कनॉट सारी गोलियां वापस अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम वेरोनिका को देखते हैं जिसके पास लिंकन का लॉयर आता है और एक टेप रिकॉर्डिंग देता है। जब वेरोनिका उस टेप को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर लिंकन ने अपनी ही गन से वाइस प्रेसिडेंट के भाई को शूट किया था, जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। फिर वो सीधा जेल में लिंकन से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मैंने एक टेप रिकॉर्डिंग देखी है जिसके अंदर तुमने ही वाइस प्रेसिडेंट के भाई सिड मैन को शूट किया था। फिर वेरोनिका की बात सुनकर लिंकन उसको कहता है कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को नहीं मारा और तुमने जो टेप देखी है वो झूठ है। दरअसल उस दिन मैं एक ड्रग डीलर को मारने के लिए गया था, लेकिन मैंने वहां पर जाकर देखा कि वहां पर ड्रग डीलर की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट का भाई मौजूद था, जिसको पहले से ही किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुझे तो बस फंसाया गया है। लेकिन इस समय वेरोनिका को लिंकन की बातें साफ झूठ लग रही थी, क्योंकि उसने जो टेप देखी थी उससे तो यही साबित होता था कि लिंकन ने ही वाइस प्रेसिडेंट के भाई को मारा है। फिर वेरोनिका जेल से चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा क्रैब नाम के आदमी के पास पहुंच जाती है,
जिसने लिंकन को उसी ड्रग डीलर को मारने की सुपारी दी थी। लेकिन क्रैब के घर के बाहर उसको क्रैब की मां मिलती है। वो वेरोनिका को कहती है कि क्रैब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर वेरोनिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ एजेंट पॉल और डैनी दोनों लिंकन के लॉयर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुमने किसी को लिंकन की वाइस प्रेसिडेंट के मर्डर वाली टेप दी है। एजेंट की बात सुनकर लिंकन का लॉयर उसको बता देता है कि मैंने उस टेप की कॉपी लिंकन की पुरानी गर्लफ्रेंड वेरोनिका को दी है, क्योंकि उसको भी ये इन्फॉर्मेशन लेने का हक है। अब जैसे ही रात होती है, जेल के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट की आपस में फाइट हो जाती है, जिसके अंदर दोनों तरफ के कैदी एक दूसरे को जानवरों की तरह मारना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई के बीच टी बैग का दोस्त माइकल के साथ हाथापाई करने लगता है। तभी माइकल उसके हाथ में अपना बोल्ट देखकर उससे अपना बोल्ट छीन लेता है। लेकिन तभी टी बैग के दोस्त के पास एक ब्लैक कैदी आता है और उसको एक चाकू से मार डालता है। ये सब देखकर माइकल टी बैग के दोस्त को बचाने के लिए जाता है। तभी टी बैग भी माइकल को देख लेता है और उसको लगता है कि माइकल ने ही उसके दोस्त को मारा है, इसलिए वो माइकल को धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन इतने में जेल के गार्ड्स कैदियों के ब्लॉक में नशे वाली गैस छोड़ देते हैं और वहां की सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर सभी कैदी अपने अपने सेल में वापस चले जाते हैं। फिर दंगा शांत होने के थोड़ी देर बाद कैदियों से मिलने के लिए हेनरी आता है और वो इस समय सभी की हरकत से बहुत ज्यादा नाराज था। फिर वो पूरे 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा देता है, जिसके अंदर उनको अपने सेल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर जाते जाते हेनरी सभी कैदियों को वार्निंग देता है कि अगर अगली बार किसी ने भी ऐसी हरकत की तो मैं अगली बार पूरा 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दूंगा। दूसरी तरफ जब वेरोनिका अपने ऑफिस में थी तो उसके पास क्रैब की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है। वो वेरोनिका को कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और फिर वो वेरोनिका को एक एड्रेस भी देती है। थोड़ी देर बाद जब वेरोनिका उस एड्रेस पर जाकर क्रैब की गर्लफ्रेंड से मिलती है तो वो देखती है कि क्रैब की गर्लफ्रेंड लेटिसिया काफी ज्यादा घबराई हुई है। फिर लेटिसिया जल्दी जल्दी में वेरोनिका को कहती है कि क्रैब की मौत ड्रग की ओवरडोज से नहीं हुई थी, बल्कि उसको पता था कि लिंकन ने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को नहीं मारा और इसी बात को राज रखने के लिए किसी ने क्रैब को मार डाला। तभी लेटिसिया वहां पर पॉल और डैनी को भी देख लेती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। वेरोनिका को भी लेटिसिया की बातों पर यकीन हो जाता है कि लिंकन को फंसाया जा रहा है। तभी पॉल अपने ऑफिस में जाकर अपनी लेडी बॉस को कॉल करता है और बताता है कि एक लॉयर हमारे काम में टांग अड़ा रही है। ये बात सुनते ही लेडी बॉस पॉल को कहती है कि जो कोई भी हमारे काम के बीच में टांग अड़ाए तुम उसकी टांग काट दो, यानी रास्ते से हटा दो। फिर पॉल अपनी लेडी बॉस की बात मान लेता है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जिसके पास अब अपना बोल्ट वापस आ चुका था और माइकल उस बोल्ट को घिसा घिसा कर एक चाबी की तरह बना लेता है, एक ऐसी चाबी जिसका उसने अपने हाथ पर टैटू बनवा रखा था। जब माइकल उस बोल्ट को अपने टैटू पर लगाकर देखता है तो वो बोल्ट उसके टैटू पर बिल्कुल फिट बैठ जाता है। फिर वो उस बोल्ट से अपने सेल में मौजूद टॉयलेट को खोल लेता है, जिसकी सीवर पाइप सीधा मेडिकल रूम तक जाती थी। फिर अगले दिन जब माइकल पार्क में जाता है तो कनॉट माइकल को गोलियां दे देता है, क्योंकि उसकी माइकल को लेकर जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई थी। लेकिन कनॉट को यह भी लग रहा था कि माइकल ने ही टी बैग के दोस्त को मारा है, इसलिए कनॉट दोबारा से माइकल पर विश्वास करने लगता है। फिर माइकल जल्दी से कुछ गोलियां ले लेता है और जब सारा के पास अपना डायबिटीज चेकअप करवाने के लिए जाता है तो रिपोर्ट में माइकल की डायबिटीज पॉजिटिव आती है। यह देखकर माइकल थोड़ा खुश हो जाता है। अब सारा भी माइकल की इस शैतानी हंसी को नोटिस कर लेती है और समझ जाती है कि जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब माइकल वापस से जेल में आ जाता है, लेकिन तभी जॉन के कुछ लोग माइकल को पकड़ लेते हैं और उसको सीधा जॉन के पास लेकर जाते हैं। फिर जॉन दोबारा से माइकल से फिबोनाची के बारे में पूछता है। जॉन की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि मैं इस जेल से बाहर निकलते ही तुम्हें फिबोनाची के बारे में बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। माइकल की बात सुनकर जॉन को उस पर गुस्सा आने लगता है और फिर वो माइकल के पैर की उंगली को एक कटर के जरिए काटने की कोशिश करता है। वो माइकल को कहता है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और अगर तुमने फिबोनाची के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो मैं तुम्हारी ये प्यारी उंगली काट दूंगा। लेकिन 3 गिनने के बाद भी माइकल जॉन को फिबोनाची के बारे में कुछ भी नहीं बताता और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जॉन और उसके साथी माइकल के पांव की उंगलियां काट देते हैं, जिसके दर्द की वजह से माइकल तड़पने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और माइकल की हालत देखने के बाद उसको जल्दी से वहां से ले जाते हैं। लेकिन बेलिक जॉन के पास ही रुका रहता है
वो जॉन को कहता है कि तुम तो माइकल के साथ सिर्फ बातचीत करने वाले थे ना, लेकिन तुमने तो माइकल की उंगलियां काट दी। बेलिक की बात सुनकर जॉन उसको कहता है कि बात थोड़ा बिगड़ गई थी, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। अब इन दोनों की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई थी कि जॉन और बेलिक दोनों एक साथ मिले हुए हैं। तभी माइकल को सारा के पास मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। माइकल की हालत देखकर सारा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, लेकिन माइकल सारा को कुछ भी नहीं बताता। फिर सारा उसके पांव पर पट्टी करने के बाद बाहर आ जाती है और बेलिक से मिलती है। सारा बेलिक को कहती है कि तुम्हें जेल में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि माइकल के साथ ऐसा किसने किया, लेकिन बेलिक कहता है कि माइकल के साथ ऐसा किसी कैदी ने नहीं किया, बल्कि माइकल पार्क में चला जा रहा था और उसका पैर एक घास काटने वाली कैंची के ऊपर आ गया, जिसके कारण उसकी उंगली कट गई। अब सारा को बेलिक की ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो बेलिक को कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। तभी जब लिंकन को पता चलता है कि जॉन ने माइकल के पैर की उंगलियां काट दी, तो ये जानकर लिंकन को जॉन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन माइकल लिंकन को कहता है कि हम अभी जॉन के साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे प्लान के मुताबिक जॉन के पास एक प्राइवेट प्लेन है और जब हम जेल से बाहर निकलेंगे तो हम उसके प्राइवेट प्लेन से ही बचकर भागेंगे। लेकिन लिंकन कहता है कि जॉन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। फिर माइकल कहता है कि हमें इस प्लान के बारे में सुक्रे को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं मेरे सेल में खुदाई करने वाला हूँ और मुझे इस काम में सुक्रे की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन लिंकन को तो सुक्रे पर भी भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि अगर ये बात सुक्रे को पता चली तो वो जेल से भागने वाले प्लान को दूसरे कैदियों को भी बता देगा। अब देखते हैं कि ये लोग सुक्रे को प्लान बताएंगे या नहीं। तभी हम देखते हैं कि सुक्रे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुक्रे का फोन मारिक्रूज की माँ उठाती है। फिर जब सुक्रे उससे मारिक्रूज के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मारिक्रूज अभी हेक्टर के साथ गई है। अब हेक्टर का नाम सुनते ही सुक्रे परेशान हो जाता है। तभी मारिक्रूज की माँ सुक्रे को बताती है कि अगर तुम मारिक्रूज की सच में परवाह करते हो तो तुम उसकी लाइफ से गायब हो जाओ, और इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जिसके पास इस समय एक सेल फोन था, लेकिन अभी तक उसने सुक्रे को इस बारे में नहीं बताया था। दूसरी तरफ टी बैग एक कैदी से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जिससे एक आदमी को इतना दर्द हो कि वो मरने की भीख मांगे, लेकिन फिर भी मौत उसको नसीब ना हो। टी बैग की ये बात सुनकर वो कैदी उसको एक चाकू ला कर देता है, जिसकी बनावट काफी ज्यादा अजीब थी। फिर वो कैदी टी बैग को कहता है कि तुम जिस पर भी इस चाकू का इस्तेमाल करोगे उसकी आंतड़ियां इस चाकू के अंदर उलझकर शरीर से बाहर आ जाएंगी। अब ये बात सुनकर टी बैग बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वेरोनिका जेल में माइकल से मिलने के लिए आती है और बताती है कि मैं क्रैब की गर्लफ्रेंड लेटिसिया से मिली थी। उसने मुझे बताया कि वाइस प्रेसिडेंट के भाई की मौत के पीछे लिंकन का हाथ नहीं है, बल्कि उसको किसी और ने मारा है। वेरोनिका की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि ये सब मैं 1 साल पहले ही पता लगा चुका हूँ, और जिन लोगों ने भी वाइस प्रेसिडेंट के भाई को मारा है वो लोग चाहते हैं कि हम बस बाहर से ही लिंकन को निर्दोष साबित करने में लगे रहें, जिसका कोई भी फायदा नहीं होगा। और जब तक हम लिंकन को निर्दोष साबित कर पाएंगे तब तक उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब वेरोनिका भी समझ जाती है कि अगर लिंकन को जेल से बाहर निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि माइकल अपनी डे शिफ्ट के बाद सुक्रे के पास जाता है और उसको अपने पास रखा हुआ सेल फोन दिखाता है। सुक्रे उस सेल फोन को देखकर माइकल को कहता है कि इस जेल में सेल फोन रखना बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी सजा सीधा 2 साल बढ़ा दी जाएगी। दरअसल माइकल के पास जो फोन था वो नकली फोन था, और इस फोन के जरिए माइकल सुक्रे की ईमानदारी परखना चाहता था कि क्या सुक्रे किसी राज को राज रख पाता है या नहीं। दूसरी तरफ वेरोनिका लेटिसिया के घर पर उससे बात करने के लिए जाती है और देखती है कि लेटिसिया के घर का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वेरोनिका उसके घर के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाते ही लेटिसिया उसको गन पॉइंट पर ले लेती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद वेरोनिका उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है जिन्होंने क्रैब को मारा था। लेकिन वेरोनिका लेटिसिया को समझाती है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि सिर्फ तुम ही हो जो लिंकन को निर्दोष साबित कर सकती हो। इसलिए अगर तुम क्रैब के मर्डर के बारे में कुछ भी बताना चाहती हो तो तुम मेरे ऑफिस में आकर सब कुछ बता सकती हो। और इतना कहने के बाद वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिंकन को जब अपने सेल में भेजा जा रहा था तो वो बेलिक से जाकर मिलता है और बताता है कि मुझे पता चला है कि जेल में कैदियों के पास एक सेल फोन है
और उस सेल फोन के बारे में सुक्रे को सब कुछ पता है। सेल फोन का नाम सुनकर बेलिक काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सब लिंकन और माइकल की चाल है, क्योंकि ये दोनों ही सुक्रे की लॉयल्टी चेक करना चाहते थे। फिर बेलिक सुक्रे के पास जाता है और कहता है कि अब इस जेल के रूल्स और रेगुलेशन बदल दिए गए हैं। अब तुम उस कमरे में नहीं जा सकते जहां पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिला करते थे, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वहां जाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो तुम्हें भी बताना होगा कि इस जेल के अंदर सेल फोन किसके पास है। लेकिन सुक्रे फोन के बारे में बेलिक को नहीं बताता। ये देखकर बेलिक को गुस्सा आ जाता है और वो सुक्रे को कपड़े धोने की सजा सुना देता है। उस समय लिंकन और माइकल भी